स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 से ल्हासा की ओर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। उसके पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में पंदहा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद राहुल सांस्कृत्यायन नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा जाता है। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य का यह महापंडित 1963 में संसार छोड़ गया। रचना परिचय। 1963 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद रचना परिचय देखेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी कृतियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। अन्य साहित्य देखेंगे। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी इत्यादि। आगे हम पाठ का सारांश देखेंगे। ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1999-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के भद्रवेश में की थी। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारी मिलती थी। उस समय क्या था कि जो भारतीय थे उनको तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक भिखमंगे के भेष में तिब्बत गए। लेखक ने तिब्बत की अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि यह फरी कलिंगपोड़ का रास्ता नहीं खुला था। क्योंकि तब उस समय फरी कलिंगपोड़ का रास्ता नहीं खुला था, तो नेपाल होते हुए तिब्बत गए थे। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थीं। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था, मतलब यहाँ से व्यापार भी होता था और सैनिकों का रास्ता भी था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका। परित्यक्त यानी जो छोड़ा हुआ किला था, जिसमें पहले सैनिक रहते थे और वहां से चले गए थे, उसमें चाय पीने के लिए लेखक वहां पे ठहरा। लेखक का कहना है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफें भी हैं। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा नहीं है। तिब्बत में लोग जाति पाति और छुआछूत नहीं मानते थे, ना ही औरतें पर्दा करती थी। लोग अपने घरों को खुला रखते थे। यहाँ की बहुएं तथा उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। इस परित्यक्त चीनी किले में चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को 2 चिटें दे दी। थोंडला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। सुमति कौन था? जो लेखक के साथ जा रहा था, गाइड था। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था, तब उसे जगह नहीं मिली थी और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी थी। तो लेखक कह रहा है कि 5 साल के बाद जब लेखक एक भद्र यात्री के वेश में आया तो उसे उस समय रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी और एक झोपड़े में उसने रात बिताई थी। अब लेखक को सबसे विकट डांडा ठोंडला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह है। अब वहाँ का तिब्बत का जो सबसे खतरनाक और सबसे ऊंचाई का जगह था वो डांडा ठोंडला था, जिसको लेखक को पार करना था। तो डांडे किसे कहते हैं? इनके आसपास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता।
यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं था, सुनसान जगह था। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। वहाँ जो था वो डाकू पहले हत्या करते थे, उसके बाद देखते थे कि उस व्यक्ति के पास क्या है। हथियार का कानून ना होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते थे। लोग अपनी जान के लिए, बचाने के लिए भी, और जो डाकू होते थे सब लोग जो होते थे अपने पास हथियार रखते थे। डाकू यदि जान से ना मारें तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता था क्योंकि वहाँ आम लोगों के पास भी हथियार था। वहाँ हथियार रखने का कोई कानून नहीं था, इसलिए सब लोग हथियार रखते थे। इसीलिए डाकू पहले मार देते थे। अगर डाकू नहीं मारे तो उनको अपनी जान का भी खतरा रहता था। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। लेखक और उसके साथी जो थे वो भिखमंगों के भेष में गए थे और जैसे ही उनको कुछ संदिग्ध आदमी दिखते, ऐसा खतरा लगता, तो वो भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डांडे तक पर पहुंचे जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ थी तथा कुछ पर ना बर्फ थी और ना हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था जिसे कपड़े तथा इंडियों से सजाया जाता था। जो कपड़े और झंडियों से लगाकर सजाया जाता था और सबसे ऊंचाई पर भगवान का स्थान था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। अब तो वो चढ़ा था उतनी ऊंचाई पे, अब उसे नीचे उतरना था। उसके साथ उसके 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत ही पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया, फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया। वह 4 बजे के करीब लंकोर पहुंचा, जहां उसका जानकार सुमति प्रतीक्षा करता मिला। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि रास्ता भटककर लेखक दूसरे रास्ते में चला गया था, इसलिए उसको पहुंचने में देर हो गई, जिसके कारण सुमति बहुत क्रोधित हो गया था। पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। लंकोर में वह अच्छी जगह रुका। वहां उसे खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मागर्म थुक्का मिला। लेखक और उसके साथी अब के विशाल मैदान में थे। अब तिब्बत के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे। इससे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिहरी समाधि गिरी है। अब लेखक उसके साथ थी और जहाँ पे क्या बोलते हैं सुमति पहुँचे। यहाँ भी जो सुमति के यजमान थे, उसके जान पहचान के लोग वहाँ भी थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोधगया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया यानी भारवाहक न मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। वहाँ पे भारवाहक नहीं मिला, इसीलिए लेखक स्वयं सामान लेके चल रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए सुमति जो है वो अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, लेकिन लेखक ने उसे मना कर दिया क्योंकि बोधगया से सुमति जो है वो उनको गंडे लाकर देता था। गंडे क्या होते हैं? पतली पतली चीरी कपड़े की बत्तियों से बनाए गए झंडियाँ होती हैं। जो बोधगया से लाई हुई झंडियाँ खत्म हो जाती हैं तो उसको लोग पतले पतले कपड़े फाड़कर खुद ही बना लेते हैं। तो उन्होंने सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। लेखक ने कहा कि अब सेकर विहार की ओर चलते हैं। तिब्बत की जमीन जमींदारों में बटी थी। जो तिब्बत की जमीन थी वो जमींदारों के अधिकारों में थी, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास था। जो मठ होते हैं, विहार होते हैं, उनके पास था। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता था। जो वहाँ का जागीरदार होता था वो मजदूरों से बिना पैसे दिए उनसे खेती कराता था। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते थे हैं और राजा से कम नहीं होते हैं। और जो खेती की देखभाल के लिए मठ से जो भिक्षु जाते थे उनका मान सम्मान राजा से कम नहीं होता था। सेकर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था। उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ थीं। जो सेकर विहार के जो खेती की देखरेख के मुखिया थे वो किससे मिले? लेखक से मिले। और वहाँ पे एक सुंदर मंदिर था जिसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। अब लेखक को जब पोथियाँ मिल गई तो उन्हें पढ़ने के लिए बैठ गए। जब अब सुमति ने उनसे अपने यजमानों के पास जाने की अनुमति मांगी तो उसने अनुमति दे दी और सुमति अनुमति लेकर यजमानों के पास चला गया। और वहाँ गांव से दूर नहीं था, वह जगह वहाँ से दूर नहीं था।
दूसरे दिन जब सुमति वापस आया तो लेखक और सुमति दोनों ने अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर आगे चल पड़े। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।